गुड मॉर्निंग एवरीवन, स्वागत है आप सभी का प्यारे से यूट्यूब चैनल पर हमारे और आपके फिजिक्स एडू सर। आज का क्लास आपका करंट का दूसरा लेक्चर है, करंट इलेक्ट्रिसिटी का। एंड टॉपिक कल ही मैंने बता दिया था कि आज का जो टॉपिक है वो ओम्स लॉ पर बेस्ड होगा। ठीक है, तो एवरीवन इन क्लास 10th वेरी क्लियरली रीड्स अबाउट ओम्स लॉ। सभी लोगों ने बहुत ही अच्छे से ओम्स लॉ को पढ़ा है, तो इसे ज्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, जहां तक कि मुझे लगता है। खासकर सीबीएसई बोर्ड या किसी भी बोर्ड के स्टूडेंट हो, ओम्स लॉ काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक होती है क्लास 10th की, तो सभी लोग इसे अच्छे से पढ़ते हैं। खैर कोई बात नहीं, थोड़ा सा हम लोग देखेंगे क्या होता है। देन अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ एट कांस्टेंट टेम्परेचर, मतलब टेम्परेचर में कोई भी अगर बदलाव ना आए, देन द करेंट फ्लो इन ए सर्किट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस इट। ठीक है, मान लिया जाए कोई सर्किट है, उस सर्किट में जितना करंट फ्लो होगा वो करंट क्या होगा, उसके पोटेंशियल डिफरेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। ये कहा था ओम बाबा ने। ठीक है, ओम बाबा ने इतना बात कह करके दुनिया को अलविदा कह दिया। मतलब कहने की तुरंत बात नहीं, मतलब इसके बाद तो कर ही दिया होगा कभी ना कभी, और हमें परेशानी में डाल करके छोड़ दिया कि क्या ओम बाबा कांस्टेंट टेम्परेचर पर क्या क्या करवा रहे हैं। चलिए कोई बात नहीं, तो इन्होंने कहा आई प्रोपोर्शनल टू वी। कौन सा भी? पोटेंशियल डिफरेंस वाला। एंड पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, सभी लोगों ने पढ़ा, डेल वी यानी कि V2 माइनस V1 होता है। अगर मान लिया जाए इनिशियल पोटेंशियल 0 हो जाए, फाइनल पोटेंशियल V हो जाए, तो हम PD को V भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो अगर हम देखें तो अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ I प्रोपोर्शनल टू V है। ठीक है, एट इनिशियल, जब शुरुआत की हम बात करेंगे तो I प्रोपोर्शनल टू V हो जाएगा। क्या? इनिशियल पोटेंशियल 0, फाइनल कुछ ना कुछ होगा। इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं V प्रोपोर्शनल टू I, यानी कि इनका कहना था कि अगर मान लिया जाए हमारे पास ये पोटेंशियल है एंड ये करंट है। ठीक है, तो जैसे जैसे पोटेंशियल बढ़ेगा वैसे वैसे करंट बढ़ेगा। मींस इनका ग्राफ कुछ इस तरह से आया था। ठीक है, ये चीज, ये लाइन तो यही चीज बताता है, ये जो लाइन है इसी चीज को इंडिकेट करता है। हम पोटेंशियल इंक्रीज कर रहे हैं। ठीक है, हम पोटेंशियल इंक्रीज कर रहे हैं और उसी रेशियो से ये क्या होता है, आई भी इंक्रीज करता है। मान लिया जाए पोटेंशियल हमारे पास कितना है, 5 वोल्ट, 10 वोल्ट और ये हो गया 15 वोल्ट। इधर 1 एम्पियर, 2 एम्पियर और 3 एम्पियर। ठीक है, मान लिया जाए तो हर एक 5 वोल्ट पर क्या हो रहा है, 1 एम्पियर करंट बढ़ रहा है। तो क्या हुआ, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हुआ ना, पोटेंशियल बढ़ा रहे हैं और करंट भी क्या हो रहा है, बढ़ना शुरू कर रहा है। देन इसका प्रोपोर्शनल हटाने के बाद एक आर आया। ठीक है, ये आर को क्या कहा गया, प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट। कोई नया बात नहीं है, जितना भी कांस्टेंट निकल करके आता है सबका नाम यही है, प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट, क्योंकि प्रोपोर्शन को हटाने के बाद आया है। ठीक है, और ये प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट को कहा जाता है रेसिस्टेंस कहा जाता है, इसी प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट को। दैट मीन्स द वैल्यू ऑफ आर इज इक्वल टू V अपॉन I। इसी रेसिस्टेंस का वैल्यू क्या हो जाएगा, V अपॉन I हो जाएगा, पोटेंशियल अपॉन करंट हो जाएगा। ठीक है, एंड अगर देखा जाए तो इस रेसिस्टेंस का ऐसा यूनिट क्या होता है, ओम होता है, जैसे कि आप सभी लोग को पता है, या फिर वोल्ट पर एम्पियर होता है। ठीक है, इतनी बात आप सभी लोग को पता होनी चाहिए। चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब एक बात यहां पर ध्यान रख लेना है कि ये जो R का वैल्यू होता है कांस्टेंट है, कांस्टेंट का मतलब फिक्स है। दिस मीन्स ये ना तो V पर डिपेंड करेगा ना ही I पर।
देखने में भले लग रहा है कि R प्रोपोर्शनल टू V इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू I, बट ऐसा रियलिटी में नहीं है। ठीक है, देख सकते हैं आप लोग, R का वैल्यू कहीं भी निकालें, P Q R, ठीक है, चाहे P पॉइंट पर निकालें तो 5/1 5 ओम, चाहे हम Q पर निकालें 10/2 5 ओम, चाहे R पर निकालें 15/3 तब भी 5 ओम आएगा। तो R का वैल्यू पोटेंशियल बढ़ाने पे और करंट बढ़ाने पर डिपेंड नहीं करता है, क्योंकि अगर हम जैसे ही पोटेंशियल बढ़ाएंगे करंट भी बढ़ जाएगा, रेशियो वहीं का वहीं रह जाएगा, चेंज ही नहीं करेगा। ठीक है, समझ में आ रहा है ना आपको बात को? ठीक है, तो कभी भी ये R का वैल्यू हमेशा ध्यान रखना है कि ये जो R है, इट डजंट डिपेंड्स ऑन V एंड I। ठीक है, ये V और I पर डिपेंड नहीं करता है। ठीक है, इस बात का आप हमेशा ध्यान रखेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इस रेसिस्टेंस के बारे में समझ में आ गया। अच्छा, ये रेसिस्टेंस आखिर करता क्या है? रेसिस्टेंस का काम है डज नॉट अलाउ टू फ्लो द करंट। ठीक है, इसका काम है करंट को फ्लो करने से रोकना। ठीक है, दैट डजंट मीन कि जितना का जितना करंट फ्लो हो रहा है वो सबको रोक दे, वो उसके कैपेसिटी पर डिपेंड करता है कि वो कितना रोक सकता है। ठीक है, और इस चीज को करने के लिए मान लीजिए सभी का सभी इतना कैपेबल नहीं है कि वो इतना काम कर सके। ठीक है, तो इस चीज को करने के लिए हम एक अलग से डिवाइस लगाते हैं। ठीक है, उस डिवाइस का नाम होता है रेसिस्टर। ठीक है, उस डिवाइस को हम लोग रेसिस्टर कहते हैं। ठीक है, जो डिवाइस इस काम को करता है, जो करंट को अलाउ करने से रोकता है, वैसे डिवाइस को हम लोग क्या कहते हैं? रेसिस्टर कहते हैं। तो रेसिस्टर क्या है? रेसिस्टर एक तरह का डिवाइस है जिसका प्रॉपर्टी है रेसिस्टेंस, यानी कि जिसका प्रॉपर्टी है करंट को रोकना। ठीक है, तो दोनों अलग अलग चीज है, दोनों को सेम मत समझिएगा। ये डिवाइस है और वो क्या है? एक तरह का प्रॉपर्टी है उस डिवाइस का। ठीक है, क्लियर है यहां तक बात? कोई डाउट नहीं? कोई भी डाउट है आप सीधे कमेंट में पूछ सकते हैं, मैं बताऊंगा उसे। ठीक है, चलिए नोट कर लिया जाए। आई होप आप सभी ने नोट कर लिया होगा। अब हम बात करते हैं इस R का। अच्छा, ये SI यूनिट हो गया ओम या वोल्ट पर एम्पियर। दैट मीन्स हम कह सकते हैं कि 1 ओम कैसे डिफाइन है? तो 1 वोल्ट पोटेंशियल पर एम्पियर करंट अगर फ्लो करवाएंगे तो हमें 1 ओम का रेसिस्टेंस मालूम चलेगा, मिलेगा। ठीक है, अब अगर हम इसका बात करते हैं तो ये एक तरह का स्केलर क्वांटिटी है, इसमें तो कुछ बताने का वैसा जरूरत है नहीं, क्योंकि पोटेंशियल भी स्केलर है एंड करंट भी स्केलर है। ठीक है, स्केलर क्वांटिटी है। अगर इसका डायमेंशन का बात किया जाए, ठीक है, तो R का डायमेंशन V/I का डायमेंशन। I का डायमेंशन तो पता है, करंट है, करंट का डायमेंशन क्या होता है? एम्पियर होता है, A होता है, कल ही मैंने बताया था। V ये फंडामेंटल क्वांटिटी नहीं है, हमें निकालना पड़ेगा इसका डायमेंशन। तो वी नो दैट V बराबर क्या होता है? W/Q, वेयर W इज वर्क डन। वर्क डन को कैसे डिफाइन करते हैं? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। चार्ज को कैसे डिफाइन करते हैं? Q इज इक्वल टू IT होता है। फोर्स का डायमेंशन पता होगा, MLT इनवर्स टू डिस्प्लेसमेंट का L, नीचे करंट का A एंड बगल में टाइम है ना, टाइम का T। कितना हो जाएगा फाइनली हमारे पास? mL² T इनवर्स 3 A पे पावर -1। ये आया पोटेंशियल का। ठीक है, अब इस पोटेंशियल के डायमेंशन को हम यहां रखने जा रहे हैं। तो mL² T to the power -3 A to the power -1, this will becomes mL² T to the power -3 A to the power -2। ये डायमेंशन हो जाएगा रेसिस्टेंस का। किसी का भी डायमेंशन निकालना हो, क्लास 11th में ऑलरेडी आप लोगों ने पढ़ चुका है कि हमें उसका फंडामेंटल्स मालूम होना चाहिए, बाकी डायमेंशन निकालने में कोई भी कठिनाई नहीं होती है। ठीक है, अगर फास्ट थोड़ा हो तो आप लोग थोड़ा स्लो कर सकते हैं। आपके YouTube में इतना फंक्शन दिया हुआ रहता है कि आप फास्ट भी कर सकते हैं वीडियो को, स्लो भी कर सकते हैं। चलिए मैं मिटा देता हूं, इसको इरेज कर देता हूं।
आगे की तरफ चलते हैं कि अब जाकर के क्या होता है, हम लोगों ने नहीं, ओम्स बाबा ने, ठीक है, उन्होंने देखा कि जितने भी क्वांटिटी है या जो भी हमारे पास कंडक्टर है, ठीक है, क्योंकि करंट फ्लो कहाँ होगा, कंडक्टर में, तो उन कंडक्टर्स में जो करंट का फ्लो होता है वो पोटेंशियल के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कब होता है, जब टेम्परेचर कांस्टेंट हो। लेकिन फिर भी तब भी देखा गया कि उसमें कुछ ना कुछ वेरिएशन होता है। कुछ कंडक्टर्स क्या करते हैं, ओम्स के लॉ को फॉलो करते हैं और कुछ फॉलो नहीं करते हैं, ठीक है। तो इनको दो कैटेगरीज में डिवाइड किया गया। एक कैटेगरी आया ओमिक कंडक्टर का एंड दूसरा कैटेगरी आया नॉन ओमिक कंडक्टर का, ठीक है। जैसा कि नाम वैसा ही इसका काम है। ओमिक कंडक्टर का मतलब क्या होता है, जो ओम्स लॉ को ओबे करता है, जो ओम्स लॉ को फॉलो करता है, उसको हम लोग ओमिक कंडक्टर कहते हैं। एंड जो कंडक्टर ओम्स लॉ को फॉलो नहीं करता है, नॉन ओबे करता है, डजंट ओबे करता है, वैसे कंडक्टर को कहा जाता है नॉन ओमिक कंडक्टर। इसमें आयरन हो सकता है नॉन ओमिक में, ठीक है। इसमें हमारे पास सिल्वर है, गोल्ड है, कॉपर है, ये सब सभी ओमिक कंडक्टर के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। तो ओमिक कंडक्टर अगर लॉ को फॉलो करते हैं तो उनका जो डायग्राम होता है कैसा आता है, कुछ इस तरह से आता है, ठीक है। एक कैसा लाइन आता है, लीनियर लाइन आता है, इसीलिए इस कंडक्टर को लीनियर कंडक्टर भी कहा जाता है, ठीक है। मान लिया जाए कि इस पॉइंट पर हमें रेसिस्टेंस चाहिए, तो हम क्या करेंगे, इस पॉइंट से इस पर परपेंडिकुलर डालेंगे, ठीक है, पॉइंट P, इससे हम इस पर परपेंडिकुलर डालें, ये O है, ये A है, ठीक है, 90 डिग्री। तो मान लो एंगल थीटा डिग्री बन रहा है, तो tan थीटा बराबर कितना हो जाएगा, PA अपॉन OA। PA मीन्स करंट, OA मीन्स पोटेंशियल, मीन्स 1 अपॉन tan थीटा इज इक्वल टू V अपॉन I। एंड V अपॉन I क्या बतलाता है, V अपॉन I ही तो रेसिस्टर है, अभी जस्ट पहले देखा था ना, ठीक है। दैट मीन्स R का वैल्यू कितना हो गया, 1 अपॉन tan थीटा के बराबर। वेन जब ये ओमिक कंडक्टर होगा तो इसका स्लोप का जो भी रेसिप्रोकल होगा उसे हम लोग क्या कहेंगे, रेसिस्टेंस कहेंगे, ठीक है। और इसे लीनियर कंडक्टर क्यों कहेंगे, क्योंकि लाइन कैसा निकल करके आ रहा है, लीनियर निकल करके आ रहा है, R का वैल्यू कांस्टेंट है। बट नॉन ओमिक कंडक्टर में ये बातें नहीं होती है। नॉन ओमिक कंडक्टर ये अलग ही नौटंकी करता है, ये ऐसे भागता है, मतलब बोलता है हम फॉलो तो करेंगे, पोटेंशियल बढ़ेगा, करंट बढ़ेगा, बट ये करंट जो बढ़ेगा वो जरूरी नहीं है कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल के हिसाब से, यानी कि यूनिफॉर्मली ही बढ़ेगा, ये नॉन यूनिफॉर्म में बढ़ेगा। एंड नॉन यूनिफॉर्म में बढ़ेगा तो इसका जो लाइन हो जाता है वो नॉन लीनियर हो जाता है, इसीलिए इसे नॉन लीनियर कंडक्टर्स भी कह सकते हैं, ठीक है, नॉन लीनियर कंडक्टर्स कह सकते हैं। अब क्या होता है कि डिफरेंट पोजीशन पर, मान लीजिए यहां पर हमें चाहिए R का वैल्यू, ठीक है, तो ये कुछ और एंगल बनाएगा। अगर मान लिया जाए हमें यहां पर R का वैल्यू चाहिए, ठीक है, ये A पॉइंट है और मान लीजिए ये B पॉइंट है, तो यहां पर कुछ और एंगल बनेगा, है ना। हर जगह एंगल का वैल्यू क्या होता है, चेंज होते रहता है, ठीक है। अगर यहाँ थीटा बन रहा है तो यहाँ अल्फा बन सकता है, ठीक है। एंगल तो दोनों सेम है नहीं, सेम रहता तो उसी पर आकर के गिरता, इंक्लिनेशन दिखाता, बट अलग अलग है। तो हम क्या करते हैं कि एक जनरल वैल्यू फाइंड आउट करते हैं इस वाले के लिए, ठीक है, BMP, ये हो गया हमारे पास राइट ट्रायंगल, ठीक है। चलिए यहां पर करंट, यहां पोटेंशियल, मान लेते हैं ये पोटेंशियल है V1 एंड ये पोटेंशियल है V2, ये है हमारा I, ये है हमारा 0, ठीक है। क्या मिलेगा हमें, tan phi इज इक्वल टू BM अपॉन PM, यानी कि I माइनस 0 एंड PM का वैल्यू क्या हो जाएगा, V2 माइनस V1 हो जाएगा, पूरे V2 में V1 घटाएंगे, PM मिल जाएगा। मीन्स चेंज इन करेंट बाय चेंज इन पोटेंशियल मिल सकता है। तो अगर इसको रेसिप्रोकल करेंगे 1 अपॉन tan phi, तो चेंज इन करेंट बाय चेंज इन पोटेंशियल, ठीक है।
सॉरी ये उल्टा हो जाएगा ना, चेंज इन पोटेंशियल बाय चेंज इन करंट, एंड चेंज इन पोटेंशियल बाय चेंज इन करंट क्या मिलता है हमें, ये हमें निकाल करके देगा रेसिस्टेंस कितना 1/10 फाई के बराबर। डिफर करिए ये, ठीक है। तो हर पॉइंट पर R का वैल्यू अलग अलग आएगा, रेसिस्टेंस का वैल्यू अलग अलग आएगा। तो ऐसे कंडक्टर को हम लोग कहते हैं नॉन ओमिक कंडक्टर। और ऐसा भी नहीं होता है कि बहुत ज्यादा चेंज करता है, बहुत ज्यादा वेरी करता है, माइन्यूट वेरी करता है, ठीक है, बट वेरी करता है। तो यहां से ओम्स का लॉ ये ओबे नहीं करता है, ठीक है। चलिए इतनी बातें समझ में आ गई होगी। इतनी बातें बताने के बाद फिर ओम्स ने क्या किया, जो भी मटेरियल है उनको 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया। सभी को पता होगा, कंडक्टर्स, सेमी कंडक्टर एंड इंसुलेटर, ठीक है। जनरली ये दोनों नॉन ओमिक होते हैं, ठीक है, और जनरली ये कंडक्टर क्या होते हैं, ओमिक होते हैं, ठीक है। कंडक्टर किनको कहा गया, जिनका रेसिस्टेंस वेरी लो है, उन्हें क्या कहा गया, कंडक्टर्स कहा गया, ठीक है। फिर उसके बाद इंसुलेटर किसे कहा गया, जिसका रेसिस्टेंस वेरी हाई है, ठीक है, उसे कहा गया इंसुलेटर। सेमीकंडक्टर किसे कहा गया, जिसका रेसिस्टेंस मॉडरेट है, उसे कहा गया सेमीकंडक्टर, ठीक है। तो ये कैटेगराइजेशन हुआ आफ्टर द ओम्स लॉ इन टर्म्स ऑफ रेसिस्टेंस, जिसका रेसिस्टेंस कम कंडक्टर, ज्यादा इंसुलेटर, ठीक है। एंड इन सर्टेन केस सम पार्टिकल या सम कंडक्टर का जो रेसिस्टेंस होता है वो टेंडिंग टू 0 हो जाता है, मतलब लगभग वो ना के बराबर होता है। तो ऐसे कंडक्टर को कहा गया सुपर कंडक्टर कहा गया, ठीक है, जिनका रेसिस्टेंस लगभग क्या होता है, 0 के आसपास चला जाता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, सुपर कंडक्टर। जैसे कि सिल्वर एंड गोल्ड आर कंसिडर्ड एज सुपर कंडक्टर, बट इट कैन नॉट बी यूज्ड इजिली बिकॉज वेरी हाई कॉस्ट एंड बहुत ही कम मात्रा में पाया जाता है जमीन के अंदर में। इसीलिए जनरली हम लोग क्या करते हैं, कंडक्टर्स में कॉपर और एल्युमिनियम को यूज करते हैं, ठीक है। चलिए इतनी बातें आप लोगों को क्लियर है, नोट कर लिया जाए। चलिए अगला टर्म है हमारा फैक्टर्स अफेक्टिंग रेसिस्टेंस, मतलब रेसिस्टेंस को अफेक्ट करने वाला कौन कौन सा फैक्टर होता है, हम इसके बारे में बात करते हैं। क्योंकि रेसिस्टर यानी कि एक मटेरियल है, ठीक है, उसी का प्रॉपर्टी होता है रेसिस्टेंस, तो कुछ ना कुछ तो फैक्टर होगा जो इसको क्या करता है, अफेक्ट करता होगा, ठीक है। पोटेंशियल और करंट तो अफेक्ट इसको करता नहीं है, कुछ ना कुछ तो अफेक्ट करता होगा। तो ये 4 फैक्टर्स होता है जो इसे अफेक्ट करता है। एक होता है लेंथ ऑफ कंडक्टर, ठीक है, यानी कि जैसे जैसे हम क्या करेंगे, कंडक्टर के लेंथ को बढ़ाएंगे उसका रेसिस्टेंस बढ़ते चला जाएगा। जितना बड़ा लेंथ होगा उतना बड़ा उसका रेसिस्टेंस होगा, ठीक है। दूसरा इसके एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पर, ठीक है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पर कैसा डिपेंड करता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू, ठीक है। तीसरा डिपेंड करता है टेम्परेचर पर, ठीक है। तो ऐसा देखा गया है कि whenever temperature increases resistance also increases, बट टेम्परेचर को थोड़ा ज्यादा इंक्रीज करना पड़ेगा रेसिस्टेंस को इंक्रीज कराने के लिए, ठीक है ना। ये सब प्रैक्टिकली देखा गया है। एंड टाइप्स ऑफ मटेरियल, इसके बारे में अभी जस्ट बताया था मैंने पहले, ठीक है, कि अगर मान लीजिए हमारे पास कंडक्टर है तो इसका रेसिस्टेंस लो होगा, इंसुलेटर है तो इसका रेसिस्टेंस क्या होगा, हाई होगा, ठीक है। तो रेसिस्टेंस उस पर भी डिपेंड करता है। अब चलते हैं इस बात को समझते हैं कि लेंथ ऑफ कंडक्टर पर कैसे डिपेंड करता है। मान लिया जाए हमारे पास 2 कंडक्टर है डिफरेंट लेंथ के, ठीक है। एक का लेंथ इतना छोटा है, नाम AB, और दूसरा का नाम PQ, ठीक है। चलिए इसको मैंने करंट दिया I एंड इसको भी करंट दिया I, दोनों को सेम करंट दिया।
करंट को फ्लो होने में टाइम लगेगा, तो टाइम इसमें लगेगा t और इसमें लगेगा कैपिटल T। इसमें ज्यादा टाइम लगेगा, उसमें कम टाइम लगेगा। क्यों? क्योंकि ये लंबा तार है, वो क्या है? छोटा तार है। ठीक है, तो इसमें अगर कम टाइम लग रहा है तो करंट तो जल्दी पास कर जाएगा ना। क्या करंट क्या होगा? जल्दी पास कर जाएगा। I इज इक्वल टू क्यू बाई टी, शुरुआत में आप लोगों ने पढ़ा था पहले क्लास में। जितना कम टाइम उतना ज्यादा करंट। ठीक है, तो अगर कंपेयर किया जाए करंट पहले वाले और दूसरे वाले, ठीक है, IA मतलब पहला वाला वायर में जो करंट फ्लो हो रहा है और दूसरे वाले IP, दूसरे वाले वायर में जो करंट फ्लो हो रहा है, करंट किसमें सबसे ज्यादा सबसे तेजी फ्लो होगा? पहले वाले में। ठीक है, और जिसमें ज्यादा करंट फ्लो होगा क्या उसका रेसिस्टेंस कम होना चाहिए या ज्यादा होना चाहिए? कम होना चाहिए, क्योंकि रेसिस्टेंस का काम क्या है? करंट को फ्लो को रोकना। यहां करंट बहुत तेजी से फ्लो कर रहा है, यहां कम, उससे कम तेजी से फ्लो कर रहा है, तो मतलब इसका रेसिस्टेंस कम, इसका रेसिस्टेंस ज्यादा। तो हमने क्या देखा कि ए वाले वायर का रेसिस्टेंस हो गया है कम, ए वाले इस वाले वायर का रेसिस्टेंस है कम। क्यों? क्योंकि इसका लेंथ भी तो है कम। किसके लेंथ से? पी वाले की लेंथ से। क्या इन दोनों में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का रिलेशन आया? डेफिनेटली। लेंथ जितना कम रेसिस्टेंस उतना कम, लेंथ जितना ज्यादा रेसिस्टेंस उतना ज्यादा। ठीक है, इसीलिए क्या होता है? R डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L हो जाता है। मींस सीधा सीधी बात ये समझिए कि करंट अलाउ होने में जितना कम और जितना सफिशिएंट टाइम लगेगा रेसिस्टेंस घट जाएगा। सेम बात एरिया की आती है। ठीक है, अगर एरिया हम किसी का बढ़ाते हैं कंडक्टर का, तो करंट को फ्लो करना काफी आसान हो जाता है। ठीक है, तो एरिया जितना ज्यादा होगा करंट उतने अच्छे से फ्लो करेगा, और करंट अच्छा से फ्लो करने का मतलब उसका रेसिस्टेंस क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। क्या हुआ? इनवर्सली प्रोपोर्शनल आ गया। ठीक है, दैट व्हाई इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल। ठीक है, आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा। नोट कर लिया जाए। अब क्या किया जाता है? ये फर्स्ट एंड सेकेंड को मिला दिया जाता है। फ्रॉम 1 and 2 हमारे पास मिलेगा R प्रोपोर्शनल टू L बाय A, प्रोपोर्शनल हटेगा, हमारे पास आ जाएगा रो। ठीक है, जहां पर रो क्या है? एक प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है, और रो को हम लोग कहते हैं रेसिस्टिविटी कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं? रेसिस्टिविटी कहते हैं, या फिर इसे हम लोग कहते हैं स्पेसिफिक रेसिस्टेंस। ये स्पेसिफिक रेसिस्टेंस जो होता है, यानी कि रो जो होता है, वो RA/L के बराबर आ जाता है। ठीक है, RA/L के बराबर आ जाता है। इसका SI यूनिट का बात किया जाए तो ओम मीटर हो जाएगा इसका SI यूनिट। कैसे? R का ओम, A हो गया एरिया का मीटर स्क्वायर, लेंथ का मीटर, मीटर से मीटर कट जाएगा, ओम मीटर आ जाएगा। ठीक है, और ये जो स्पेसिफिक रेसिस्टेंस है, ये भी तीनों में से किसी चीज पर डिपेंड नहीं करता है। ये डिपेंड्स करता है, डिपेंड्स ओनली एट टेम्परेचर एंड टाइप्स ऑफ मटेरियल। यानी कि मटेरियल कैसा है सिर्फ उस पर डिपेंड करता है, बाकी ये किसी चीज पर डिपेंड नहीं करता है। मतलब ये सीधा सीधी बात समझिए, रेसिस्टिविटी जो होता है ना, ये किसी भी कंडक्टर का पर यूनिट लेंथ कितना रेसिस्टेंस है ये बतलाता है। देखिए ओम मीटर, ओम रेसिस्टेंस हो गया, ये मीटर हो गया, मतलब 1 मीटर कंडक्टर का लेंथ है तो उसमें कितना उसका रेसिस्टेंस होगा, दैट इज रेसिस्टिविटी। जैसे सिल्वर का अगर रेसिस्टिविटी की बात करें तो सिल्वर का रेसिस्टिविटी होता है 1.6 × 10⁻⁻8 ओम मीटर, काफी कम है। इसी तरह से जितना भी हमारे पास मटेरियल है, सारे मटेरियल का अलग अलग रेसिस्टिविटी होता है, सारे मटेरियल का। ठीक है, इसको हम लोग क्या कहते हैं? रेसिस्टिविटी कहते हैं। ठीक है, चलिए जल्दी से इसको नोट कर लिया जाए। चलिए तो छोटा छोटा कुछ टॉपिक है। कंडक्टेंस इंडिकेट किया जाता है कैपिटल G से, सिंपल है। रेसिप्रोकल ऑफ रेसिस्टेंस इज कॉल्ड कंडक्टेंस। ठीक है, रेसिस्टेंस का काम है रोकना, कंडक्टेंस का काम है करंट को फ्लो होने देना।
तो रेसिस्टेंस का रेसिप्रोकल को कहते हैं कंडक्टेंस एंड इसका SI यूनिट होता है मो या फिर पर ओम, रेसिस्टेंस का उल्टा। ठीक है, फिर एक होता है कंडक्टिविटी। ये कंडक्टिविटी जो होता है ये होता है रेसिप्रोकल ऑफ रेसिस्टिविटी, या फिर इसी को हम लोग स्पेसिफिक कंडक्टेंस भी बोल सकते हैं। ठीक है, इसका SI यूनिट होता है पर ओम पर मीटर या फिर मो पर मीटर। ठीक है, तो दो सिंपल चीज था, कंडक्टेंस एंड कंडक्टिविटी। इसके बाद नेक्स्ट जो टॉपिक हमारे पास निकल करके आएगा अगले क्लास में, ठीक है, वो है हमारा ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ठीक है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी पर अगले क्लास होगी, तो आप लोग कनेक्टेड रहे। अगले क्लास में हम लोग मिलते हैं नए लेक्चर ड्रिफ्ट वेलोसिटी के साथ। अगली वीडियो ये रहेगी आपके पास। ठीक है, तो आप लोग पढ़ाई करते रहें, मन से पढ़ाई करते रहें। ठीक है, हम लोग मिलते हैं फिर कल।